नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। जज्बाती अंकल को सुबह सुबह हैप्पी फ्रेंडशिप डे का एक वीडियो प्राप्त हुआ था। वह वीडियो दरअसल एक दोस्ती की मौत का पैगाम था। अंकल उसे लूप में बार बार देखे जा रहे थे, देख देख कर निराशा और गुस्से से भर जा रहे थे। एक आध बार उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। जज्बाती अंकल की कहानी पर हम बाद में आएंगे। पहले हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इसे याद कर लीजिए। यह तबाही का मंत्र था जिसे 6 महीना पहले सफलता का मंत्र बताकर घर घर बांटा गया था। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा। जी हाँ, विश्वगुरु ने यह फॉर्मूला दिया था। मागा मीगा सारे गामा अल्फा बीटा वाली इस दोस्ती की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। तब विश्वगुरु ने अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाकर मित्र डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार। विद्वानों का कहना है कि ये दोस्ती इतनी गाढ़ी थी कि जब भी दोनों मिलते थे बिजली कड़कती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय बिजली कड़की थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, वासुदेव और देवकी के हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई थी, जेल की सलाखें खुल गई थी। उसी तरह दोनों भाइयों के मिलने के वक्त भी बिजली कड़कती थी। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। फिल्म सिटी की बैरकों में मौजूद न्यूज लॉन्ड्री के खबरचियों के मुताबिक कड़कती बिजलियों की जानकारी देने वाली अंजना ओम कश्यप पिछले हफ्ते सदमे में चली गईं। लोगों ने उन्हें पकड़ा, उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, काफी देर तक उनके हाथ और पैर की गदोरियों को रगड़ा। तब उन्हें थोड़ा होश आया। होश आते ही उनके मुंह से ये शब्द फूट पड़े। हम तो ये सोचते हैं कि अमेरिका से दोस्ती है तो इतना मार रहा है, अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करें। अंजना और उनके जैसे तमाम एंकर एंकराएं इसी तरह के सदमे की चपेट में हैं। दरअसल यह पूरा मामला है ही इतना अजीबोगरीब कि अच्छे भले आदमी को सदमा लग जाए। विश्वगुरु मोदी जी ने कूटनीति द्विपक्षीय संबंधों की मिसाल पेश करते हुए अमेरिकी लंपट गुरु ट्रंप का चुनाव प्रचार किया था। खैर, तब ट्रंप चुनाव हार गए थे। जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तब महीने भर के भीतर ही मोदी जी उनके दरबार में हाजिरी देने पहुंचे थे। जब वो पहुंचे थे तब हमारे खबरिया चैनलों ने ट्रंप की जीत और मोदी से मुलाकात पर सोहरगान किया था। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के अनुभव भी लिखे और इस दौरान बड़ा दिलचस्प किस्सा भी हुआ। दरअसल ट्रंप और पीएम मोदी उस कमरे में पहुंचे जहां विजिटर बुक में पीएम मोदी को अपने अनुभव लिखने थे। यहां ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए सम्मान में कुर्सी बाहर खींची कि आइए बैठिए बॉस, लिखिए। इतना ज्यादा मीठा है इस वीडियो में कि आप देखेंगे दोनों नेता लगातार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप का सम्मान है, विश्वास और भरोसा और प्यार है भारत के लिए, जो इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति मोदी के आने पर उनकी कुर्सी खींच रहा है, कुर्सी खींच के सम्मान में उन्हें बैठाता है। अंजना जी इन सब से एक कदम आगे थी। वो ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान ही लीपने पोतने का काम करके आई थी। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया से भी चर्चा हुई थी कि यहाँ पर इस बार विदेश मंत्री सिर्फ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। 6 महीने के भीतर ही दुनिया बदल गई, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तुमने जो बंद की आंख तो दिन रात बदल गए। मोदी जी के दरबारी चापलूसों को सरे बाजार इतना जलील किसी ने नहीं किया था जितना उनके दोस्त ट्रंप ने किया। ट्रंप ने टैरिफ टेररिज्म के फाइनल ड्राफ्ट की घोषणा करते हुए भारत के ऊपर 25% टैक्स ठोंका है। यह एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है। एक तरफ पाकिस्तान 19% है, दूसरी तरफ बांग्लादेश 20% है, और फिर आता है भारत जिस पर ठोका गया है पूरे 25% का भारी भरकम टैरिफ। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत से इतने नाराज क्यों? यह तो सिर्फ घाव था,
इसके बाद ट्रंप ने बड़ी शिद्दत से इस घाव पर नमक भी रगड़ा। उन्होंने कहा 25% तो झांकी है, रसिया वाली पेनाल्टी अभी बाकी है। यानी अगर विश्वगुरु भारत ने रूस से तेल या हथियार खरीदा तो पेनाल्टी अमेरिका को देना होगा। उन्होंने अपने ज्यादातर सैन्य उपकरण हमेशा रूस से खरीदा है और चीन के साथ वे रूस के सबसे बड़े ईंधन खरीदारों में से हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में अपनी हिंसा बंद करे, ये सब चीजें ठीक नहीं हैं। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा। साथ ही उपरोक्त कारणों के लिए अतिरिक्त जुर्माना भी लगेगा। विश्वगुरु के घावों पर नमक लगाने के बाद उनके मित्र ट्रंप ने उन्हीं घावों पर पिसा हुआ लाल मिर्च भी रगड़ दिया। ट्रंप जी ने कहा, हम पाकिस्तान में मोटा पैसा निवेश करके तेल खोजेंगे, फिर भारत चाहे तो पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान उसके विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चुनाव करने की प्रक्रिया में हैं, जो इस साझेदारी की अगुवाई करेगी। कौन जानता है कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। लगे हाथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी कहा। इतनी सारी फजीहतें करने के बाद ट्रंप ने 31वीं बार ऐलान किया कि ये वही थे और उनकी ही ये शांतिप्रियता थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवा दिया। भारतीय मेरे दोस्त हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी मेरे दोस्त हैं, और आप जानते हैं कि मेरे अनुरोध पर ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध रोका था और मैंने उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। गांधी के अहिंसावादी भारत को दुनिया भर में अवैध युद्ध और हिंसाओं का आर्किटेक्ट अमेरिका, वहां का राष्ट्रपति, शांति का संदेश दे रहा है और इसके एवज में वह शांति का नोबेल पुरस्कार भी मांग रहा है। यह उपलब्धि भी भारत को विश्वगुरु मोदी जी के दौर में ही नसीब हुई है। इसे छोटी मोटी उपलब्धि मत समझिए, हम तो बस यही सोचकर मरे जा रहे हैं। अमेरिका से दोस्ती है तो इतना मार रहा है, अगर दुश्मनी मोल ली तो क्या करें। हालांकि ट्रंप की असली संख्या को लेकर काफी कंफ्यूजन हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 29 बार बोला है, कुछ कह रहे हैं कि 30 बार बोला है। इस पर एक राय बना पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिस पर सबकी राय एक है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिनों तक बहस चली। इसमें मोदी जी ने 14 बार नेहरू जी का नाम लिया, 42 बार पाकिस्तान का नाम लिया, 37 बार कांग्रेस का नाम लिया, 17 बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, लेकिन एक बार भी अपने दोस्त ट्रंप का नाम नहीं लिया। नेहरू जी ने की कि नेहरू जी को भी नेहरू ने उनसे कहा था। नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी केवल और नेहरू जी की गलती नेहरू जी द्वारा। राहुल गांधी कहते रह गए कि एक बार बोल दो ट्रंप झूठा है, लेकिन मोदी जी एक चुप हजार चुप। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप लेफ्ट, राइट, सेंटर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से मार रिया है, और वहां मार रिया है जहां दोस्ती की रस्में और कस्में खाई गई थी। समस्या गंभीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या का इलाज नहीं है। इलाज इसी देश में मौजूद है। इस तरह के तमाम रणनीतिक और सामरिक एक्सपर्ट हमारे देश में मौजूद हैं जो ट्रंप की समस्या से निजात दिलवा सकते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। एक खुदमुख्तार मुल्क संप्रभुता से संपन्न होकर जब फैसले लेगा, तभी इस तरह के विद्वानों की राय पर कोई अमल संभव है। इस बीच हमने देखा कि फरवरी के महीने में जिन एंकराओं ने ट्रंप की जीत पर कपड़ा फाड़ डांस किया था, अब वो सब ट्रंप का कपड़ा फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया। भारत के खिलाफ ट्रंप की परेशानी समझी जा सकती है, क्योंकि भारत ने सीज फायर, ट्रंप एक्सपर्ट की व्यापारिक शर्तों के आगे सीज फायर नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन पर उम्र हावी हो गई है या कुछ और हुआ है, कोई दवा रिएक्ट कर रही है, पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है, लेकिन उनके मूड का आजकल कोई ठिकाना नहीं, मूड स्विंग होता रहता है ऐसा लगता है। आज अमेरिका इस तारीख को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है
जैसे उसके हाथ में एक तलवार आ गई है जिस पर मन करे उस पर भांजने लग गए। लेकिन अगर हमने भारत के टैलेंट की बात करनी शुरू कर दी तो अमेरिका के पास क्या जवाब बचेगा? Maybe you give a little bit of business to Donald Trump Jr. and he will compromise his country's sovereign and national interests. A very dangerous man because he always wants to do business and earn money for his own family. ऐसा ही सदमा सरकार के दुमछल्ले बाबा जी को भी लगा है। उनकी जुबान तब और अब में पूरा 180 डिग्री का घुमाव ले चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है। दिक्कत ये हो गई है कि ट्रंप दोस्ती के किसी भी प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं कर रहे। अपनी दबी हुई कुंठा को उजागर करते हुए उसने कई लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल भी किया जो विश्वगुरु मोदी जी की शान को कतई बढ़ाते नहीं। मसलन भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, भारत एबनॉक्सियस टैक्स रेजीम है, आदि इत्यादि। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था के साथ चाहे जो करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। थोड़ी मर्यादा रखिए। वहां ट्रंप सारी मर्यादाएं तोड़ रहा है, यहाँ लोकसभा में विपक्ष के सारे एमपी मर्यादा भंग करने पर आमादा हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। यह सब देखकर आप जज्बाती अंकल की उस निराशा का एहसास कर सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का रियलिटी चेक है। वह एक आईना है जो भयानक सच बनकर उनके सामने खड़ा हो गए हैं। उड़ती हवा से जमीन पर लाने का जरिया है वो। अरबों रुपए के पीआर और छवि प्रबंधन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप किसी मनहूस बरसात की तरह बरस रहे हैं। कृत्रिम तरीके से बनाई गई विश्व नेता की छवि को तार तार कर रहे हैं। वह एक प्रश्न चिन्ह की तरह मोदी की विदेश नीति के माथे पर चिपक गए हैं। ट्रंप मोदी के गले पड़ने वाली कूटनीति के गले में घंटी बनकर लटक गए हैं। वह कूटनीति जिसमें दिखावा बहुत है, यथार्थ का धरातल गायब है। इस कूटनीति में फोटो ऑप की अदम में लिप्सा छिपी है, लेकिन उसका जमा हासिल शून्य है। अब हमारी एक साथी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, सुन लीजिए। I'm Pooja Prasanna and I'm coming to you straight from Dharmasthala. For the past few weeks, this temple town has been the center of horrifying headlines. Allegations of mass burials, murder, assault, a gag order even. Whenever there's a major news event, it's often accompanied by a flood of misinformation, which is why here at the News Minute, we've been on the ground for weeks now, bringing you reportage that is accurate and responsible. And we're not going to stop. Over the coming days, we will continue giving you verified updates as the police continue to exhume the alleged burial spots. Whether the police find anything or not, we will give you accurate information. We'll speak to everybody involved, ask tough questions, and help you make sense of what's really happening. But this kind of reporting takes hours and weeks of research, on-site reporting, and editing. We also need reporters, editors, producers, social media executives, and a whole bunch of people putting this together with a lot of research and also a lot of logistics and equipments. This is our commitment to accurate news, but we can't do it without you. We don't take any ads and we don't take any funds from anyone except you. We believe that you will power our journalism because we believe in it and you believe in it. I'm asking you to support us so we can continue doing what we're doing. Scan the QR code on your screen or click on the link in the description below. It'll only take a few minutes to power our work. That's all you need to do. We'll do the rest. इनकी बातों पर अमल कीजिए। पत्रकारिता सिर्फ शिकायतें करने से बेहतर नहीं होगी। इसे बेहतर करने के लिए आपको भी थोड़ा सा इसमें निवेश करना होगा। निवेश नहीं करेंगे तो पत्रकार पत्रकारिता करने की बजाय एंटरटेनर बनकर आपका मनोरंजन करेंगे। खबरों की महाखबर बहन जी, मीडिया सरताज चित्रा त्रिपाठी।
पत्रकारिता मनोरंजन न बन जाए, इसके लिए कुछ कीजिए, न हो तो थोड़ी जेब ही ढीली कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले हफ्ते मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। अदालत के मुताबिक 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूतों का अभाव था। 2008 के मालेगांव बम धमाके केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहेरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। करीब 17 साल लंबी अदालती प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को लेकर लश्कर नोएडा के हुड़कचुल्लुओं के बीच हलचल सी मच गई। एक अजब सी बेचैनी और कोलाहल से फिल्म सिटी की सड़कें भर गईं। शायद मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज देना था, इसीलिए हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करना था, लेकिन साजिश धरी की धरी रह गई। देश में यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि एक हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। अगर 26/11 के मुंबई हमले में कसाब जिंदा ना पकड़ा गया होता तो शायद पूरी दुनिया इस भगवा आतंकवाद पर यकीन भी कर लेती। क्या हिंदू आतंकवाद के मिथक को एक खास वोट बैंक के लिए पेश किया गया था? वो लोग कौन थे जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्र को जीने वाले हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की? कांग्रेस, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार हिंदू आतंकवाद की एक नई थ्योरी लेकर देश के सामने आई थी और राहुल गांधी ने तो इसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। हर रोज टीआरपी बटोरने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने वाले रिपब्लिक भारत और न्यूज़ 18 के एंकर पत्रकारिता छोड़कर पक्षकारिता पर उतर आए। 17 साल से मन में दबी भड़ास बाहर निकल आई। इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे हुड़कचुल्लुओं के मुखिया अर्नब गोस्वामी की। अर्नब ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की डिबेट वाली नौटंकी में बताया कि वो शुक्रवार ही अपना रायता फैलाते हैं, बाकी दिन वो अंग्रेजी में अपना रायता फैलाते हैं, लेकिन लंबे समय बाद इतना बड़ा फैसला आया है, इसलिए मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। वैसे मैं शुक्रवार को प्रोग्राम करता हूं, मगर आज इतनी बड़ी खबर आई जिसका इतना बड़ा इंपैक्ट है हमारे जीवन में। 17 साल बाद एक बड़ा फैसला आया। इसके बाद अर्नब ने देश विरोधी लिबरल इकोसिस्टम पर चिल्लाते हुए राहुल गांधी को उनका सामना करने और उनके साथ डिबेट करने की चुनौती दी। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत है तो सामने आइए, मेरे स्टूडियो के दरवाजे खुले हैं। राहुल बाबा आओ, डिबेट करो मेरे साथ, है हिम्मत तो करिए आप। और उसके बाद मर्यादा का सम्मान करते हुए अर्नब ने खुद को हिंदुत्ववादी, सांप्रदायिक और संघी भी बताया। मैं हिंदुत्व आदमी हूं, मैं कम्युनल हूं, मैं संघी हूं, मैं सबसे बुरा आदमी हूं दुनिया में। हिंदू मुसलमान के नाम पर डिबेट की नूरा कुश्ती आयोजित करने की परंपरा का पालन करते हुए अर्नब ने एक मुस्लिम पक्षकार से किसी सधे हुए संघी की तरह पहले देश और फिर धर्म को चुनने का दबाव डाला। आप बोलिए मैं पहले भारतीय उसके बाद मुसलमान हूं। आप बोलिए मैं पहले भारतीय उसके बाद भारतीय हूं, फिर उसके बाद भारतीय हूं। बताओ, मैं पहले भारतीय हूं, मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद मुसलमान हूं। सिलसिला यही नहीं थमा। मामला मालेगांव पर आए फैसले से जुड़ा था और अर्नब ने इसका इस्तेमाल खुद को योगी और मोदी का चमचा साबित करने में किया। हम योगी आदित्यनाथ के फैन हैं, हम नरेंद्र मोदी के फैन हैं, आपको प्रॉब्लम है? योगी आदित्यनाथ के फैन है, हम नरेंद्र मोदी के फैन है, आपको प्रॉब्लम है? अर्नब ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको इस फर्जी डिबेट में मजा आ रहा था। आज हमें मजा आ रहा है, आज हमें मजा आ रहा है। अर्नब खुद को योगी मोदी का भक्त साबित करने में लगे थे तो न्यूज़ 18 के एंकर अमन उर्फ नफरती चोपड़ा को हिंदू शास्त्रों की याद आ गई। हमारे ना हिंदू शास्त्रों में कुछ कृत्यों को महापाप बोला गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो समझा रहा हूं। शास्त्रों में कुछ कृत्यों को महापाप बोला गया है जिसकी कोई माफी या प्रायश्चित नहीं होता, जिसके जरिए ना पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया गया हो। इसी चैनल के एक और एंकर अमीश देवगन इसको लेकर कांग्रेस से इस कदर आहत हुए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को श्राप दे दिया। कांग्रेस का आज जो हश्र है वो हिंदू आतंकवाद बोलने के कारण है और ये सदियों तक रहेगा। कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी। जब जब चुनाव आएगा, जब जब हिंदू आतंकवाद का नाम आएगा, तब तब कांग्रेस की उस सरकार को याद किया जाएगा जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रही थी। आधुनिक युग के तपस्वी हैं अमीश देवगन। इनके श्राप से धरती कांपती है। अब हम ज्यादा समय जाया न करते हुए सीधे जज्बाती अंकल के ऊपर आते हैं। अंकल पार्क में पहुंचे थे लेकिन निराशा और नाराजगी उनके चेहरे पर छाई हुई थी।
अंकल की निराशा की एक वजह तो डोनाल्ड ट्रंप की बेवफाई थी, दूसरी वजह यह थी कि उन्होंने एक दिन पहले धर्म की रक्षा और हिंदुत्व की सेवा में जो मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था उस पर किसी ने रिप्लाई कर दिया था, चचा आप एक्सपायरी डेट वाले झंडू बाम हैं जो सिर्फ सिरदर्द दे सकते हैं, दूर नहीं कर सकते। अंकल इस बात से बहुत आहत थे कि जो काम वो धर्म की सेवा के लिए कर रहे हैं, खुले, साफ और पवित्र मन से कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कभी किसी से एक आना पैसे की उम्मीद नहीं की, उसके लिए उन्हें झंडूबाम कहा गया। वरना दुनिया गवाह है कि जवानी के दिनों में बिना सुविधा शुल्क के उनके टेबल से एक फाइल तो क्या, एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इस हफ्ते जज्बाती अंकल ने जो संदेश व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया वह आरक्षण और कांग्रेस की सरकार पर केंद्रित है। उसके कारण जो हालात पैदा हुए हैं वो मोदी जी को कड़े फैसले नहीं लेने दे रहे हैं। सीधा संदेश पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी कड़े फैसले क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इतनी विकट स्थिति में वह जो करने में सक्षम है वह एक महान चमत्कार है। अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देश में मुस्लिम और ईसाई कार्ड खेल रही है कांग्रेस। प्रत्येक भारतीय को यह जानने का अधिकार है। 2008 में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद सोनिया एंटोनियो और राहुल खान की सबसे गहरी कार्रवाई, मुस्लिम ईसाई आरक्षण का नुकसान। यह आधार सेट करने के बाद जज्बाती अंकल बहुत विस्तार से सरकारी नौकरियों में मुसलमानों और ईसाइयों को मिल रहे आरक्षण के आंकड़ों में खो जाते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ जो अहम है उनकी जानकारी मैं आपको दिए देता हूं। राष्ट्रपति के मंत्रालय में कुल पद 49, मुस्लिम ईसाई 45, हिंदू सिर्फ 4। उपराष्ट्रपति के मंत्रालय में कुल पद 7, मुस्लिम ईसाई 7, हिंदू 0। कैबिनेट सचिव मंत्रियों के कुल पदों की संख्या 20, मुस्लिम ईसाई 19, हिंदू 1। प्रधानमंत्री कार्यालय में कुल पद 35, मुस्लिम ईसाई 33, हिंदू 2। इसके आगे यह फॉरवर्डित संदेश कृषि और सिंचाई विभाग, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ गृहों के मंत्रालय की स्थिति पर भी बात करता है। गृहों के मंत्रालय में मेरी खास दिलचस्पी थी। इसके मुताबिक गृहों के मंत्रालय के कुल पद हैं 409, इसमें से मुस्लिम ईसाई 377 हैं और हिंदू 32। यह मंत्रालय किस ग्रह पर ऑपरेट करता है और किस एलियन के कल्याण के लिए काम करता है, भारत की जनता को यह जानने का हक है। इसी तरह यह पोस्ट बताता है कि देश में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुल पद 27 हैं। जज्बाती अंकल के मुताबिक इन पदों पर भी आरक्षण लागू है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुल 20 पदों पर मुस्लिम और ईसाई काबिज हैं, जबकि सिर्फ 7 पदों पर हिंदू हैं। आगे चलकर यह संदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त जजों के आरक्षण की स्थिति पर भी रोशनी डालता है। इसके मुताबिक देश के हाईकोर्टों में जजों के 330 पद हैं। इनमें से 326 पदों पर मुस्लिम और ईसाई हैं, जबकि 4 पदों पर हिंदू हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ जजों के कुल 23 पद हैं। उनमें से 20 पर मुस्लिम ईसाई हैं और 3 पर हिंदू हैं। जाते जाते जज्बाती अंकल ने पत्रकारिता को भी इसमें लपेट लिया। उन्होंने बताया कि पीटीआई में कुल 2700 पद हैं। यहाँ मैं पीटीआई को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही मानकर चल रहा हूँ और पहली बार मुझे पता चला कि यहाँ भी आरक्षण लागू है। जज्बाती अंकल के मुताबिक यहाँ मुस्लिम ईसाई की संख्या 2400 है और हिंदुओं की सिर्फ 300। जज्बाती अंकल का यह संदेश पढ़ने के बाद मैं चट्टान की चरम अवस्था में पहुंच गया। अंकल के इस संदेश का फैक्ट चेक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार 2004 में बनी थी, न कि 2008 में। इसी तरह इस देश में मुस्लिम ईसाई जैसा कोई आरक्षण मौजूद नहीं है। गवर्नरों की नियुक्ति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में आरक्षण। वाह क्या सीन है। यह सब पढ़ने के बाद इस संदेश का फैक्ट चेक करने का कोई अर्थ नहीं रह गया। हाँ, एक बात साफ है कि पूरी कायनात इतनी साजिशें कर रही है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी जो कुछ राष्ट्र के लिए कर पा रहे हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जज्बाती अंकल पार्क से निकलकर घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने हॉकर से एक अखबार खरीदा और चलते चलते मोबाइल का मुआयना करने लगे। तभी बेटे का अमेरिका से फोन आ गया। टाइम जोन का तकाजा ऐसा है कि ये सोकर उठ रहे होते हैं और वो सोने को जा रहा होता है। समय के इसी वक्फे में दोनों की अक्सर बातें होती थी। अंकल बेटे को भारत की चमत्कारिक तरक्की की कहानियां एक एक कर बताने लगे, कैसे देश गगनचुंबी छलांगे मार रहा है। बेटे को ये सारी जानकारियां देते हुए वह घर की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में लटक रहे अखबार की हेडलाइन थी, गौरक्षकों की भीड़ ने 3 मुसलमानों को पीट पीट कर मार डाला। हमें उम्मीद है कि आप तक भी जज्बाती अंकल की तमाम कहानियां पहुंचती होंगी। अगर आप चाहें तो खुद भी इसमें योगदान दे सकते हैं।
तरीका बहुत आसान है। आप हमें मेल करके जज्बाती अंकल की कहानियां भेज सकते हैं। ashish@newslaundry.com पर आप हमें मेल भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसे टिप्पणी के अगले अंकों में शामिल कर पाएं। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज पोटली नामक यूट्यूब चैनल से है। यह बिहार के भोजपुर जिले के जवैनिया गांव की तबाही की कहानी है। गंगा के किनारे पर स्थित यह पूरा गांव बाढ़ में बह गया। गांव के करीब 100 घर बह गए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन कोई ठोकर या फिर बांध नदी के किनारे पर नहीं बना। सब कुछ गंवाकर गांव के लोग स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। 2-4 घर होगा तो होगा, नहीं तो पूरा पूरा गांव, बहुत गांव था। एक से मकान गंगा जी में विलीन हो गया। सब लोग के माने पूरा हमनी के फैमिली के माने जितना रहनी उतना लोग के मोए घर होई में खड़े बैठा था बिल्डिंग के बिल्डिंग। 9 करोड़ नहीं 13 करोड़, 9 करोड़ एक बार, फिर 4 करोड़ इधर पैसा पार हुआ। 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ है, नहीं तो गाँव नहीं ढहता। ठोकर का भरोसा हम लोग उधर ही था कि ठोकर बनाया गया तो हम लोग बच जाएगा। तो सब छोड़ के अब कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर के पिताजी सब किसान थे। जब खेती बाजार सब चला गया तो खाने पे भी लाला पड़े हैं, तो हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।